नमस्कार साथियों, स्वागत है एक्सटेंड सफर तक इस एपिसोड पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, भारत देश के इतिहास में घबराहट का ऐसा माहौल ना आज तक आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा, जो आज आपको देखना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ही देख रहे हैं आप। कहीं सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो कहीं पर ईडी के सहारे सत्ता को परिवर्तन की कवायद की जाती है, कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सहारे सत्ता परिवर्तन करवाई जाती है, तो कहीं पर विपक्षी नेताओं को लाइन में खड़े करने की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से दबाने कुचलने की, और इन सब से आगे बढ़ करके भारत देश के लोकतंत्र का जो कहे खुला खेल जो आज देख रहे हैं, उस पूरे खेल के भीतर उसको देखने के साथ साथ आप महसूस कर लीजिए, उसे समझ लीजिए, और उस परिस्थिति को जरा आप कल्पना करके देखिए जिन परिस्थितियों में हिंदुस्तान के भीतर लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई थी हमारे देश में। आज के तरह लोकतंत्र के चीरहरण की कोशिश ना तो इससे पहले कभी की गई, ना आगे होने की संभावनाएं दिख रही है। इमरजेंसी के दौर के भीतर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरजेंसी के दौर में भी संविधान सम्मत, इमरजेंसी के दौर में संविधान सम्मत तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ की कवायद की गई थी। लेकिन आज के दौर में, जी हाँ, लोकतंत्र के साथ साथ लोक लाज की भी चीरहरण कहीं ना कहीं होता हुआ दिखता है। एक मुख्यमंत्री को गायब बता दिया जाता है, लापता बता दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत देश के भीतर जो लापतागंज दिखाने के प्रयास होते हैं, उस लापतागंज के आगे बढ़ करके वो मुख्यमंत्री विधायक दल से लेकर के कैबिनेट की बैठक और तमाम सारे दूसरे काम में लिप्त पाए जाते हैं, उन सारे कामों को करते हुए पाए जाते हैं। एक उप मुख्यमंत्री जो करीब 2 दिन पहले ही बिहार की सत्ता में थी और सत्ता के चीरहरण की प्रक्रिया से विपक्ष का नेता बन गया। पहले पिता को यानी लालू प्रसाद यादव को कल, और आज तेजस्वी यादव को ईडी अपने दफ्तर बुला रही है, 9-9 10-10 घंटे पूछताछ कर रही है। और हरियाणा में एक पूर्व मुख्यमंत्री को हरियाणा में ईडी अपने दफ्तर में बैठा रही है। शरद पवार के पोते, उसको ईडी अपने दफ्तर में बैठा रहे। इन सबों के बीच चंडीगढ़ के भीतर मेयर के चुनाव में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सीधे सीधे धांधली करता हुआ मिलता है, पाया जाता है। और एक तरह से अल्पमत को भारतीय जनता पार्टी जो चंडीगढ़ की म्युनिसिपैलिटी के भीतर अल्पमत का जनादेश लेकर के आई है, उसका मेयर चुनने के लिए तमाम लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कहीं ना कहीं तार तार कर दिया। इस तरह का खेल जो है दुनिया के इतिहास में, विश्व के इतिहास में लोकतंत्र का लवादा ओढ़ करके कहीं खेलते हुए आपने नहीं देखा सुना होगा। लेकिन इस तो खेल की शुरुआत है। अभी आने वाले दौर में, आने वाले समय में ये सब कुछ देखने को मिलेगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान ही किस प्रकार से हालात को अपने काबू में करने के लिए सांप्रदायिकता का बहुत बेशर्मी के साथ प्रदर्शन भी किया जाता है। इससे पहले इस तरह का आपने देखा होगा कि बिल पास कराने के पहले 150 से ज्यादा सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद बहुमत और 2/3 बहुमत के आंकड़े को तय कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो है मुद्दा जो है सांसदों का निलंबन नहीं, बल्कि एक सांसद के द्वारा सभापति की मिमिक्री करना वो मुद्दा बन गया। दरअसल लोकतंत्र के भीतर लोकतंत्र मिमिक्री के दौर से गुजर रहा है। जब लोकतंत्र सांसद मिमिक्री के दौर से अगर गुजरेगा तो यह तय माना जा सकता है कि सत्ता अपनी एक ऐसे जगह पे पाती है, सत्ताधारी दल अपने आप को ऐसे जगह पे पाती है जहां से कहीं तीसरी बार वापसी की गुंजाइश ना के बराबर दिखती। वरना ऐसा कौन सोचता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, रामलला के पूरा विराजमान होने के बाद 24 घंटे के भीतर ही चुनावी परिदृश्य से गायब होकर के रामलला सिर्फ आस्थाओं में बने रह गए। उसके बाद जो है, और उसके बाद की परिस्थितियों के भीतर अयोध्या की जगह फोकस पटना में शिफ्ट हो गया। बिहार की पटना में आज के दौर में फोकस कहाँ किया जाए, ये सवाल इतना महत्वपूर्ण इस दौर में है कि आखिर फोकस हटाने के लिए, कहीं और से फोकस हटाने के लिए, कहीं और फोकस करने की जो पूरी रणनीति है, क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी बेंचों पर बैठने से डरती है, घबराती है? और इस डर को खत्म करने के लिए विपक्षियों को डराने की कोशिश की जाती है। लोग गांव देहात में रहते हैं, जो लोग गांव देहात में रहते हैं, एक शाही नाम की चिड़िया देखते, एक चिड़िया होती है जो खेतों में अक्सर होते हैं। जब उसे डर लगता है तो अपने पंख को, कांटेनुमा पंख को चारों तरफ खोल देती है। वो शाही पक्षी की तरह से, बिल्कुल शाही पक्षी की तरह से ही वर्तमान समय में सत्ता का व्यवहार किया जाता है। एक मुख्यमंत्री को लापता बता दिया जाता है, उसको लापता कहा जाए, और मुख्यमंत्री अपने पार्टी के नेताओं के साथ और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करता दिखे। एक पूर्व मुख्यमंत्री को, पिता पुत्र को इस प्रकार से तंग कर दिया जाए कि सत्ता के इस तरह के खेल उलट पुलट के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली, तो अपने उस ईगो को अपने सेटिस्फाइड करने के लिए एक नए तरीके की नई रणनीति बहुत बेशर्मी के साथ बना दी जाए। और इन सबों के बीच जो है
जनता के जनादेश को चंडीगढ़ में जो हड़पने की जो कवायद होती है, जरा इसको सोचिए कि ये कवायद जब एक मेयर के लिए किया जा सकता है, जहां पर सत्ता का कुछ भी स्टिक नहीं होता है, तो भला संसद के चुनाव के भीतर जो सवाल आज के दौर में जंतर मंतर के भीतर बैठे हुए लोग मतदान कराने की प्रक्रिया के भीतर लगी हुई पूरी मशीन के ऊपर, यानी ईवीएम के ऊपर, वीवीपैट के ऊपर जो सवाल किए जाते हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं, और वर्तमान समय में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश में इस रूप में आकर के खड़ा हो गया, जिसमें भारत देश के संविधान की जगह आरएसएस का संविधान अगर इस भारत देश की सत्ता वजीरों को, अगर वर्तमान समय में इस भारत देश को चलाने की रवायत को तय करने का अगर सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बनता हुआ अगर दिखाई पड़े, तो नतीजतन आप सोच सकते हैं कि आम लोगों को कड़े फैसले करने ही पड़ेंगे। शायद उस कड़े फैसले का समय आ गया है, इसीलिए चुनाव के ठीक पहले ईडी एकदम मिलिट्री के अंदाज में, पूरी तरह से मिलिट्री के सेना के अंदाज में पूरी तरह घूम रही है चारों तरफ। और इस तरह से ईडी घूमती है कि आने वाले समय में लोग अपने अपने दरवाजे पर, अपने सोसाइटियों के गेट पर अगर इस तरह के पोस्ट चिपकाना शुरू कर दे कि ईडी से सावधान, तो कोई इस बात से घबराने वाली बात नहीं होगी। अब तक देखते होंगे कि जिस घरों के भीतर बुलडॉग जैसे खतरनाक किस्म के कुत्ते भी होते हैं, उन घरों के भीतर बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, ऐसा लिखा होता है। आने वाले समय में भारत देश की जांच एजेंसियों के लिए इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग और इस प्रकार के बोर्ड लगने शुरू अगर हो जाए, तो निश्चित ही तौर पे कहा जाए कि लोकतंत्र के भीतर शुभ संकेत तो नहीं कह सकते, लेकिन जनादेश के चिरहरण की कोशिशों को रोकने थामने की दिशा में लोकतंत्र अगर खुद से अपनी एंटीबायोटिक अगर तैयार करते हुए दिख जाए, तो इससे भी खतरनाक परिस्थिति वर्तमान समय में कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि लोकतंत्र को देखने समझने के लिए, लोकतंत्र को जीने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए सड़कों का सूना हो जाना नहीं, बल्कि सड़कों का जिंदा होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर लोहिया कहते थे, सड़कों सूनी हो जाती है तो संसद ही आवारा हो जाता है। तो क्या वर्तमान समय में सांसदों के निलंबन के बाद जो है संसद के आवारा होने का कोई और संकेत, कोई सबूत इकट्ठा करना चाहिए? क्या वर्तमान समय में अधिकारियों के बेलगाम होने का इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए क्या? क्या जब जनादेश को सीधे सीधे कहे धत्तबता प्रोजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव के नतीजा बदल देता है? क्या इस भारत देश के भीतर अध्यादेशों के सहारे सरकार चलाने की कवायद से जब मन नहीं भरता है, तो चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम जांच एजेंसियों को मीडिया के हैसियत में क्या कवायद, उसके भीतर जो और सबूत इसके सबके लिए चाहिए क्या? जो अभी चल रहा है, रास्ता एक पार्टी दिखाती है और सत्ता चाहती हुई दिख रही है, यह अब कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई पड़ता है। वरना नीतीश कुमार की जरूरत जो है रामलला से भी ज्यादा शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ गई ऐसा? बिहार में नीतीश कुमार क्यों जरूरत है? बजरंगबली काम नहीं आए थे? कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली काम नहीं आए थे? जब देश के प्रधानमंत्री जय बजरंगबली का नारा लगा रहे थे, उसके बाद भी बजरंगबली ने उनका साथ नहीं दिया, साथ छोड़ दिया था। क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार में यह भरोसा हो गया है कि रामलला भी साथ नहीं देंगे बिहार में? और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए क्या रामलला से बढ़कर के नीतीश कुमार हो गए इस दौर में, कि उन्हें अपने गठबंधन में लाने के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसी नौबतें आ गई? और जब इस परिस्थिति पैदा हो गई बिहार की राजनीति में, और इन परिस्थितियों में क्या भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि सत्ता उन्हें बिहार में मिल जाएगी? इसलिए कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो कभी रोहित पवार, तो कभी हेमंत सोरेन, कभी लालू प्रसाद यादव, कभी तेजस्वी यादव, आने वाले समय में आप देखेंगे कि डीके शिव कुमार भी सामने हो सकते हैं, और भी न जाने कई हो सकते हैं, आदित्य ठाकरे सामने हो सकते हैं, स्टालिन की पार्टी के भी काफी लोग हो सकते हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी इस भारत देश के भीतर कहां पर सिमट रही है? उस सिमटने और चिमटाने की पूरी प्रक्रिया के बीच ही अगर ईडी की एंट्री हो जाती है, तो दरअसल कहीं ना कहीं ईडी जो अपनी साख पहले ही खो दिया है, अब वर्तमान समय में टाडा कानून के तहत, पोटा कानून के तहत यह पार्टियों की घोषणा पत्र के भीतर अगर आ जाए कि ईडी को खत्म करना ही अगली सरकार का पहला एजेंडा बनेगा, किसी को इस बात से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगली सरकार की बात कौन करेगा जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर चुनाव निष्पक्षता के साथ होती है? चुनाव निष्पक्षता के साथ जो है चंडीगढ़ के भीतर कैसे हुआ आज आप खुद ही देख सकते हैं। जब 36 वोटों का चुनाव निष्पक्षता से के साथ नहीं हो सकता है, तो इस भारत देश के 84 करोड़ वोटर्स का चुनाव कैसे निष्पक्षता के साथ होगा? क्या भारत देश के इलेक्शन कमीशन इस बात की गारंटी देगा? जो चुनाव आयोग वीवीपैट के काउंटिंग तक के लिए तैयार नहीं होती है, जो चुनाव आयोग सभी बूथों के ऊपर वीवीपैट लगाने के लिए भी तैयार नहीं होती है, और उसकी काउंटिंग का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, तो चुनाव आयोग भला निष्पक्षता की गारंटी देगा?
और इस पूरी गारंटी के दौर में जब चुनाव के लिए लगी हुई गाड़ियां, चुनावी जागरूकता के लिए लगी हुई गाड़ियों के ऊपर जब मोदी की गारंटी लिखी हुई दिखे, तो यह मान लिया जाए, समझ लिया जाए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद भी अब वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर ही शिफ्ट हो गया, उसके इशारे के ऊपर ही चलता है। दरअसल इशारों के ऊपर चलने और चलाने के पूरे खेल में, उस प्रक्रिया में जो साथ नहीं आएगा, जी हाँ, उसके पीछे ईडी लगा दी जाएगी। लेकिन क्या इस भारत देश के 84 करोड़ वोटर्स के पीछे ईडी लगा पाना संभव है? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी संभव होगा? और उस व्यवस्था के भीतर, जिस व्यवस्था के भीतर इस भारत देश की बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने की परिस्थितियां, बेरोजगारी की बढ़ता हुआ स्तर, किसानों की खराब होती हुई स्थिति, और इन सब के बीच युवा तबका पकौड़े के सहारे या पकौड़ा रोजगार के सहारे हिंदुस्तान के, भारत देश के आम आदमी और युवा और लोकतंत्र के बीच लोग की अहमियत की घटते हुए देखना, और इसे घटते हुए पूरे देखने के बीच जो है, क्या ताली बजा बजा कर जनमत का उपहास करना वर्तमान समय में जब सत्ता का सबसे बड़ा मूल मंत्र ही बन गया, तो उस मूल मंत्र के दौर में कोई 300 का नारा लगा रहा है, कोई 400 प्लस का नारा लगाता है, कोई 543 का भी बात बोल दे, इस बात से किसी को कोई आश्चर्य नहीं होने वाली बात है। आश्चर्य इस बात पे करना चाहिए कि वर्तमान समय की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में जब लोग की आस्था अगर है, उस आस्था को बचाए रखने के लिए जो है कितने लोग खड़े हैं, और आस्था को बचाने और आस्था को बिगाड़ने की पूरे राजनीतिक खेल के बीच अगर सांप्रदायिकता की एंट्री अगर इस रूप में करा दी जाए, जिस रूप में सांप्रदायिकता के साथ साथ जो है विपक्ष को तंग करने जाना भी सांप्रदायिकता का एक विस्तारित एजेंडा नजर आने लगे, तो फिर लोकसभा चुनाव के भीतर कौन जाने अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाए, हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हो जाए, डीके शिव कुमार की भी गिरफ्तारी हो जाए, और 84 साल की उम्र के भीतर कैंसर से पीड़ित शरद पवार तक भी ईडी अगर पहुंच जाए, इस बात से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ईडी ने एक बार शरद पवार तक पहुंचने की कोशिश भी किया था, लेकिन नोटिस वापस लेने की नौबत आ गई, क्योंकि मुंबई थर्राने लगा था। मराठा छत्रक तक ईडी जाने का मतलब था मुंबई का थर्रा जाना, और आने वाले समय में जब सरकार जनमत से थर्राने लगी, तो जनमत को ईडी के सहारे दबाए नहीं जा सकता ना। भूल जाइए 400 और 300 पार का नारा, उस समय का, उस पल का जरा इंतजार कर लीजिए। बहुत ज्यादा समय ही नहीं अब बचा, कुछ 2-3 दिन या 4-5 दिन के भीतर ही जब मल्लिकार्जुन खड़गे, एक दलित चेहरा, विपक्ष का औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, उसकी परिस्थितियों को जरा आप कल्पना करके देख सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो ईडी और सीबीआई के सहारे जो देख सकते हैं, प्रोजाइडिंग ऑफिसर, धांधलीबाज प्रोजाइडिंग ऑफिसर के सहारे जो कुछ भी खेल चलता है, दरअसल ये अभी केवल ट्रेलर ही है, और उसके बाद फिल्म का पहला हिस्सा भी अभी बाकी है, और इंटरवल के बाद का पूरा हिस्सा भी बाकी है। वो सब कुछ आम जनता को ही देखना है, देश के आम लोगों को ही देखना है। देखने और दिखाने के दौर में ही एक ही बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और आशंका कहे, सच्चाई कहे, वास्तविकता कहे, जिस रूप में आप इसको मान ले, वह सामने आते हुए कहीं ना कहीं दिखती है कि डर के आगे हार है, डर के आगे जीत नहीं है। कि अगर डर के आगे हार नहीं होती तो ईडी की गतिविधियां इस रूप में नहीं चल रही होती, और धांधलीबाज प्रोजाइडिंग ऑफिसर इस प्रकार से सारेआम बेशर्मी की सारी सीमाओं को लांघते हुए धांधली नहीं कर रहा होता। पीएम मोदी और अमित शाह की सत्ता, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सत्ता है, और इस सत्ता के ऊपर भी एक सत्ता है जो नागपुर से चलती है, आरएसएस। क्या नागपुर, क्या छोटा नागपुर? जब नागपुर छोटा नागपुर के राजनीति को कंट्रोल करने की, यानी झारखंड की कोशिश कर रहा है, तो उस दौर में छोटा नागपुर और पाटलिपुत्र एक तरह से ही नजर आते हैं। महाराष्ट्र एक तरफ से नजर आ रही है, तो चंडीगढ़ भी एक तरह से नजर आ रहा है, दिल्ली भी उसी रंग में रंगा हुआ नजर आ सकता है। खुशकिस्मत है जयंत चौधरी जो अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक बार सांसद रहे, कभी मंत्री वगैरह ना बने, अन्यथा उनकी भी कोई लिस्ट तैयार हो जाता है ईडी के भीतर, और उनके लिए भी अभी ईडी के दरवाजे उनके पहुंच जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के देकर जयंत चौधरी और नीतीश कुमार जैसे खुशकिस्मती कितने लोगों को, कितने लोग, शायद न के बराबर। और यही कारण है इस भारत देश के भीतर आने वाले समय में कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री इस रूप में सत्ता को लेकर के जाएगा जिस रूप में ईडी को लोग जो है अब भविष्य की परिस्थितियों के भीतर और वर्तमान की परिस्थितियों को मद्देनजर देखते हुए ईडी की भूमिका जो है लोकतंत्र विरोधी अभियान के नायक की तरह न बन जाए, यह इस देश के लिए जितनी बड़ी चिंता का विषय है, सत्ता के लिए संभवतः उतनी बड़ी चिंता नहीं है। देखते रहिए।